हेलो। हाँ बताइए। मैम आशीष बोल रहे हैं। हाँ बताइए। मैम हमने अपना सारा सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद जो तो हमने रिवीजन किया है, तो मैम हमारे रिवीजन में 5 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं। सीओए कंप्लीट हो गया है, ओएस कंप्लीट हो गया है, कंपाइलर डिजाइन हो गया है मैम, और जो है तो और डीबीएमएस हो गया है, और एक जो है तो सब्जेक्ट और हो गया है। मैम उस जब हमने पहली बार सब्जेक्ट कंप्लीट किया था, जब मैम हमने नोट्स बनाई थी, 7 नोट्स नहीं बनाई थी, और जो है तो पीवाईक्यू नहीं पूरे किए थे। सेकेंड टाइम पे जो हमने रिवीजन किया है, तो पीवाईक्यू हमने पूरे किए हैं, 7 नोट्स भी बनाए हैं। लेकिन मैम हम जो तो एक सब्जेक्ट को जैसे मैम हम रिवाइज करते हैं, इसके बाद पीवाईक्यू भी लगाते हैं, तो मैम लगभग मुझको 10 डेज के आसपास लग जाते हैं। अब मैम हम क्या करें? तो आपने पूरा सिलेबस क्यों नहीं कवर किया है? मैम पहली फर्स्ट टाइम तो पूरा किया है, और सेकंड टाइम? सेकेंड टाइम कर रहे हैं, तो मैम सेकेंड टाइम में हमने 5 सब्जेक्ट रिवाइज कर लिए हैं, 5 सब्जेक्ट के पूरे पीवाईक्यू भी लगा लिए हैं। केवल टेस्ट सीरीज उनकी नहीं लगाई, कुछ कुछ टेस्ट सीरीज लगाई है, पूरी नहीं लगाई। एक अंदर मतलब पूरी टेस्ट सीरीज नहीं लगाई मैम, ये टॉपिक वाइज पूरे ही लगाए हो, कुछ कुछ लगाई है। अब मैम जो तो अब कल से हम सोचने पड़ गए मैम, कल से हमने नहीं पढ़ा। अच्छा, यस मैम। तो आपने कोई फुल लेंथ मॉक टेस्ट अभी तक लगाया है? नहीं मैम, फुल लेंथ नहीं दिया। नहीं तो एक बार ऐसा कीजिए कि पूरा सब्जेक्ट जो भी आपने पढ़ा था पहले उसको पूरा अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। जैसे आपने 5 सब्जेक्ट रिवाइज किए हैं ना, वैसे बाकी के जो 5 सब्जेक्ट है जो नहीं रिवाइज किए वो भी रिवाइज कीजिए, अभी टाइम तो है। लेकिन मैम जैसे हम उनको रिवाइज कर रहे हैं, रिवाइज करने के बाद जैसे हम उनका जो है तो पीवाईक्यू भी लगा रहे हैं, फर्स्ट टाइम पे हमने पीवाईक्यू नहीं लगाया था हाँ, मैम, हमको ज्यादा टाइम लगता है, लगभग 10 डेज के आसपास लगते हैं मैम एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में। अगर बड़ा सब्जेक्ट है जैसे जनरल एप्टीट्यूड है, एक जनरल दिन में कितने आवर्स आप देते हो? मैम लगभग 14 आवर्स। एक दिन में 14 घंटे पढ़ रहे हैं? यस मैम। अच्छा, तो इतना स्लो क्यों है प्रोसेस? मतलब दूसरी बार सिलेबस को रिवाइज करने में 10 दिन? मैम मैम रिवाइज करने में टाइम इसलिए मुझे लग रहा है क्योंकि मैम हमने पीवाईक्यू जब लगाते हैं, पीवाईक्यू हमने नहीं लगाए थे ना पहले टाइम, तो मैम अगर एक सब्जेक्ट को एक दिन पूरा हम रिवाइज करते हैं, तो एक दिन उसका पीवाईक्यू लगाने में चला जा रहा है मैम, इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। हम्म। तो तो मैम ऐसा अगर कीजिए, एक आपने कौन एक कौन से सब्जेक्ट किए हैं? कोआ किया है, ऑपरेटिंग सिस्टम किया है, कंपाइलर किया है, डीबीएमएस और? एक सब्जेक्ट मैम और किया है, रुकिए मैम, कंप्यूटर नेटवर्क कर लिया है। कंप्यूटर नेटवर्क सबसे पहले किया था, वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसलिए हमने सबसे पहले इसको खत्म किया था मैम। कंप्यूटर नेटवर्क 10 मार्क्स का आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम लगभग 9 मार्क्स का आता है, 19 यहाँ पे बन गए आपके। फिर कंपाइलर डिजाइन का आता है आपका 4-5 मार्क्स का, चलो रख लेते हैं उसको, 24 हो गए यहाँ पर। डीबीएमएस का 6 से 7 मार्क्स, मतलब 30 मार्क्स। और आपने क्या बोला कोआ था सब्जेक्ट? कोआ कोआ 35। और बस मैम जितने भी है 5 सब्जेक्ट हो गए। तो आपने वो सब्जेक्ट्स भी वैसे किए जिससे वेटेज बहुत कम है। ठीक है, कम से कम जनरल एप्टीट्यूड तो आपको कर ही लेना चाहिए था, जो 15 मैम मार्क्स का वेटेज। मैम एक टाइम पे किया जनरल एप्टीट्यूड, लेकिन मैम अब सेकंड टाइम पे बस उसी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन मैम सी एंड डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है, और जो तो वो भी पढ़ा है, फिर सी एंड डेटा स्ट्रक्चर अच्छा आता है, और उसके बाद एक सब्जेक्ट और भी पढ़ा है मैम वो। सी प्रोग्रामिंग का तो मैं आपको कोर्स भेज दूंगी, कोर्स का लिंक, उसमें मैंने बहुत सारे पीवाईक्यू बताए लगभग, और सी प्रोग्रामिंग पूरा कवर करवाया है। 28 घंटे का कोर्स है वो, 28 आवर्स का। ओके मैम। 2 साल पहले पढ़ाया था, क्योंकि उसमें सारे पीवाईक्यू कवर्ड है। तो आपको आसानी से वो, आप 4-5 दिन में सी प्रोग्रामिंग को कवर कर सकते हो। और सी प्रोग्रामिंग में 5 मार्क्स का वेटेज तो कम से कम रहता है ना? यस मैम। यस। तो वो आप पूरा कर लो अभी। और जनरल एप्टीट्यूड जो है उसको, जैसे कि आपने बाकी सब्जेक्ट्स किया उसको भी अब आप करो, तो इससे 20 मार्क्स आपको और बन जाएंगे, और 55 मार्क्स का वेटेज कम से कम कवर अप कर पाओगे। मैम लेकिन हम सोच रहे थे, हम कल वो भी सोच रहे थे कि जैसे हम डायरेक्ट जो है तो एक बार सब्जेक्टों को पढ़ चुके हैं, अगर हम डायरेक्ट जो है तो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन सॉल्व करने उनके जाते हैं, तो मैम हम जैसे वीडियो सोल्यूशन देखते हैं, तो मैम वहाँ से समझ में तो आ जाता है, लेकिन कोई कोई टॉपिक होता है जो मैम नहीं समझ में, एक भी नहीं आ रहा। हम्म। कोई समझ में आ रहा है, तो हम सोच रहे थे कि वहीं पर जो टॉपिक एक भी नहीं आएगा, इसके बाद जो है तो हम जाते हैं जो टॉपिक एक भी नहीं समझ में आ रहा उस टॉपिक को रिवीजन करने आते हैं, तो मैम ये भी सही रहेगा कि ये मैम बहुत नहीं? सही है। ये तो मैंने आपको बताया था, मैंने पहले भी मतलब कि ग्रुप में टास्क में लिखा है कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट को रिवाइज करना है या किसी भी टॉपिक को रिवाइज करना है, और आपको यस रिवीजन मतलब कि करने का कम टाइम है, तो यस ऐसा आप मैम। कर सकते हैं।
बट ये सेकंड ऑप्शन में रखना। पहला ऑप्शन में यही है, जैसे आपने बाकी 5 सब्जेक्ट जैसे किए ना रिवाइज की, पहली बार पढ़ा फिर दूसरी बार रिवाइज करे पूरा प्रीवाइज, ये सही तरीका है। सबसे पहले इसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। टाइम नहीं बचता है, जैसे जनरल एप्टीट्यूड करने में आपको 10 दिन लगेंगे, है कि हाँ नहीं? मैम, हाँ और मैम, लग फिर जाएगा। सी प्रोग्रामिंग में 5 दिन लगेगा, जो मैं कोर्स भेज रही हूँ उसके हेल्प से, तो 15 दिन आपको और लगने वाले हैं। आज हो गया 27 तारीख, तो आपके पास 28, 29, 30, ये हो गए 3, और मतलब लगभग आपको 15 दिन। 15 दिसंबर तक हम कह सकते हैं कि आपको ये पूरा करने में लग जाएगा। लेट सपोज मान लेते हैं, यस मैम। ठीक है? तो 15 दिसंबर मतलब 15 दिन वहाँ बचे, तो 45 डेज आपके पास और होंगे, यस ठीक है? मैम। तो उसमें आप ये कर सकते हो कि जो लास्ट के 15 डेज बचेंगे दिसंबर के, उसमें आप जो बाकी सब्जेक्ट्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पे यस मैम। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दीजिएगा, सब्जेक्ट वाइज मत दीजिएगा, टॉपिक ओके। वाइज। तो 15 इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं बता दूंगी आपको। क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप लिख लीजिए अभी ही, क्योंकि बाद में फिर हो पाएगी कि नहीं, बात ऐसे भी है। तो जैसे कि बाकी सब्जेक्ट्स आपके जो बच गए हैं उसमें डेटा स्ट्रक्चर है ना, यस तो मैम। डेटा स्ट्रक्चर में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ट्री डेटा स्ट्रक्चर। यस मैम। हाँ, वो आप लिख लीजिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको पढ़ना ही पढ़ना है, उस पर टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लगानी ही लगानी है। ओके। दूसरा, दूसरे सब्जेक्ट पे बात करते हैं यहाँ पे, तो हाँ डेटा स्ट्रक्चर में लिंक्ड लिस्ट भी इम्पोर्टेंट है, वो भी लिख लीजिए, ओके मैम। ठीक है? तो ये 2 टॉपिक बस डेटा स्ट्रक्चर से भी कीजिएगा। एल्गोरिदम्स पे आते हैं। एल्गोरिदम्स में इम्पोर्टेंट है आपका फाइंडिंग द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कोड, मिनिमम स्पैनिंग ट्री नेक्स्ट टॉपिक, और यस मैम। शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम। मतलब ये चीजें ना एक ही में आ जाती है, वैसे शॉर्टेस्ट पाथ एमएसटी एक ही में आ जाती है, वो आपको मिल जाएंगी, ये लगा लो, ठीक है? उसके बाद आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट जो बचता है वो कौन सा है? तो वो है डिजिटल लॉजिक। डिजिटल लॉजिक पे आपको बुलियन अलजेब्रा पूरा अच्छे से करना है, बुलियन अलजेब्रा एंड के मैप, यस मैम। सीक्वेंशियल सर्किट्स, नंबर सीक्वेंशियल सर्किट चलो छोड़ देते हैं, नंबर सिस्टम उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके। ठीक है? और नेक्स्ट है यहाँ पर टॉपिक आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और कौन सा बच गया आपका? थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिशन। यस थ्योरी मैम। ऑफ कॉम्पिटिशन में आपको क्लोजर प्रॉपर्टी, आपने टॉक मुझसे पढ़ा था, हाँ मैम, पढ़िए। तो उसमें मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी और डिसाइडेबिलिटी प्रॉपर्टी का जो टेबल दिया है उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ओके मैम। क्योंकि उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंग्वेजेस, जैसे रेगुलर लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करूँ, सीएफएल को, डीसीएफएल को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 टॉपिक और रेगुलर एक्सप्रेशन थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिशन का, इनसे डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो ये 4 टॉपिक हो गए, ठीक है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के। फिर आपका नेक्स्ट है, आई थिंक अब तो हो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। हाँ, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में इम्पोर्टेंट है ग्राफ थ्योरी, ग्रुप थ्योरी एंड रिलेशंस, ओके। ठीक है? तो ये 3 टॉपिक है जो ज्यादा ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रही कि इसी से आएगा गेट एग्जाम में, हो सकता है कि जो टॉपिक मैंने नहीं बताया उसमें से भी आ सकता है, यस बट मैम। ये ज्यादा मतलब की पॉसिबिलिटी है इनके आने की, ठीक है? ओके। तो ये टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब आपको क्या करना है कि कितने टॉपिक्स हो गए काउंट कीजिए। क्या है टॉपिक है मैम? 13। हेलो। हाँ हेलो, कितने टॉपिक्स हुए हैं काउंट करके बताइए जो मैंने आपको। 13 हो गए मैम, 13। 13 टॉपिक्स ही हुए हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का मुझे नहीं पता है, तो नहीं हाँ मैम, वो उसमें हमेशा आइगन वैल्यू से आता है, उसमें 2 साल से आइगन वैल्यू आइगन हाँ, वेक्टर हमेशा आता है इंजीनियरिंग मैथ में, और एक उससे आया करता है डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का मिनिमाइजेशन। कुछ ऐसा करके भी इम्पोर्टेंट होता है। मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन, वो जो निकालने वाला होता हाँ हाँ है हाँ डिफरेंशिएशन, वहाँ से एक क्वेश्चन उसका हमेशा आता है मैम, वो आती है मुझे। हाँ, ठीक है, फिर उसका तो टेंशन नहीं है। तो ये लास्ट के 15 डेज में आपको क्या करना है कि एक दिन आपको 2 टॉपिक पे टेस्ट सीरीज लगानी है, ठीक है? ओके मैम। तो इस तरीके से 7 डेज में वो सारे टॉपिक्स जो हैं उनको टेस्ट भी देना है, और टेस्ट में जो गलती हुई है उसको प्रॉपरली एनालाइज भी करना है। अगर कोई टेस्ट में आपकी गलती हुई, समझ नहीं आया कोई क्वेश्चन, उसका सोल्यूशन रीड करके समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया फिर भी तो आप मुझे मैसेज कर देना कि मैम ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, तो आई विल ओके मैम। क्लियर योर डाउट, ठीक है?
और नेक्स्ट है यहाँ पर कि बचे अब लास्ट के और 7 to 8 डेज दिसंबर में। ये काम जो है वो आपका 23 दिसंबर तक हो जाएगा। तो ओके लास्ट के 7 to 8 डेज जो बचेंगे उसमें आपको क्या करना है कि जो टॉपिक पे आपने टेस्ट सीरीज लगाई है ना, उस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में अच्छे से पढ़ लेना है। ये भी ओके छोड़ दो, ठीक है, टॉपिक में टेस्ट सीरीज दे दिया ना, एनालिसिस आपने अच्छे से कर लिया तो वो वैसे भी रिवाइज हो जाएगा। अब आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दो क्योंकि ऑलरेडी लेट हो जाएगा। फुल लेंथ मॉक टेस्ट अब से स्टार्ट हो जाना चाहिए 23 दिसंबर से। ओके मैम। और फुल लेंथ मॉक टेस्ट अब कम से कम 20-20 कम से कम लगानी ही लगानी है, क्योंकि उससे भी आपको बहुत सारे फायदे होंगे ना, क्योंकि उसमें क्या है कि पूरे सिलेबस पे आप काम करोगे। यस मैम। उसमें भी आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपने नहीं पढ़े, जो आपने रिवाइज नहीं किए, पर उनका सोल्यूशन रीड करके वो आपको समझ में आ गए, तो ये भी आपको एडिशनल मार्क्स दे सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है। और 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए हर। और मॉक टेस्ट देने का सही तरीका क्या होता है, चाहे वो आप टॉपिक वाइज लगाओ या फुल लेंथ लगाओ, कि अगर देखो 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक जो क्वेश्चन होता है जो आपको आता है, दूसरा यस क्वेश्चन मैम। जो आपको नहीं आता है, और तीसरा क्वेश्चन जो आप कंफ्यूजन में हो। तो आपने वो क्वेश्चन का आंसर लगा तो दिया बट वो हो गया गलत। तो ये एक गलत क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन जो आपने सॉल्व ही नहीं किया, और एक क्वेश्चन जो आपने सही किया। तो आपको इन तीनों क्वेश्चन को एनालाइज करना है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो आंसर सही कर दिया उसको देखते तक नहीं कि अच्छा ये तो मेरा सही है, बट आपको क्या करना है कि जो आपने क्वेश्चन का आंसर सही भी किया है उसका भी सोल्यूशन जाकर के रीड करना है। ये हो सकता है कि आपके अप्रोच में कुछ गलती हो यस मैम। और आप वो बाई चांस आपका सही हो गया हो, और हो यस सकता है ये भी कि आपके अप्रोच में काफी ज्यादा टाइम लगा हो, पर उन्होंने जो सोल्यूशन वहाँ पे बताया है उसमें यस काफी मैम, वो कम सॉफ्ट टाइम में वो, सॉल्यूशन हो। हाँ, कम टाइम में वो सॉल्व हो गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात कि जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है, दूसरा अटैक आपको उस पे करना है जो क्वेश्चन गलत हुआ है। एनालिसिस के टाइम पे पहले राइट क्वेश्चन को सॉल्व करना है अच्छे से, फिर उसमें ज्यादा टाइम लगेगा नहीं राइट वाले में, हो सकता है कि यस आपका मैम। अप्रोच भी करेक्ट हो, टाइम भी कम लिया आपने। अब दूसरा जो क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है उसको भी सोल्यूशन लेके रीड करना है और देखना है, समझना है कि अच्छा कहाँ गलती होगी। अगर वो सिली मिस्टेक है तो आपको एक पेपर में लिखना है अपने सारे सिली मिस्टेक्स को और वॉल पे पेस्ट करना है वहां पे जहाँ पे आप ज्यादा आते जाते हो, ओके 3 दिन तक, और उसको बोलना है। ठीक है, जितना ज्यादा आप कोशिश कर सकें, तो इससे क्या वो सिली मिस्टेक दोबारा नहीं होगी। और जो क्वेश्चन है, अगर हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपका सिली मिस्टेक से गलत ना हुआ हो, बल्कि सच में एक बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक आपने किया है जो आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं उसका पता था ये चीज। तो यस मैम। आपको उस टॉपिक का, जिस टॉपिक पे वो क्वेश्चन है, उसकी डिटेल्ड स्टडी करनी है, उसकी डिटेल्ड नोट्स आपको अलग से बनानी है प्रॉपर। ओके ओके मैम। मान लीजिए कि वो क्वेश्चन था आपका डिजिटल एल्गोरिदम से, और वो क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, आपको उसका कंसेप्ट भी नहीं पता था, तो आपको डिजिटल एल्गोरिदम का डिटेल्ड स्टडी नोट्स बनाना है और उसको अच्छे से पढ़ना है। ओके मैम। अगर आप हर एक क्वेश्चन जो गलत आप कर रहे हो उसको इस तरीके से एनालाइज करोगे तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी क्वेश्चन डिजिटल एल्गोरिदम से आता है गेट एग्जाम में तो आप गलत नहीं करोगे। यस मैम। तो ये एनालिसिस का एक सबसे अच्छा तरीका है। तीसरा है कि जो क्वेश्चन आपने किया ही नहीं उसका भी आपको सोल्यूशन रीड करना है। अगर सोल्यूशन रीड करके समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं समझ में आए तो फिर अगेन आपको यही काम करना है जो रॉन्ग वाले के लिए किया आपने। ओके मैम। इस तरीके से आप डिटेल्ड स्टडी करोगे तो आपको मतलब कि काफी अच्छा एडिशनल 30 मार्क्स तो आपको आराम से मिल जाएंगे। ओके ठीक है, चलिए ठीक है, तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया। ओके मैम, थैंक यू। जी।